You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. श्रद्धा, क्या चल रहा है आप लोग का क्लास में अभी? अभी नहीं आ रही है। हेलो। अभी आई थी थोड़ी सी। आप ही का नहीं, अभी नहीं आ रहा। पार्थ, क्या चल रहा है आप लोग का अभी क्लास में? सर अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर ऑडियो हमारा में हो खत्म हमारा होने में। एसी स्टार्ट कर दिया है। क्या? एसी स्टार्ट कर दिया है। एसी स्टार्ट कर दिया। और आप लोग का पार्थ? खत्म होने में एसी। एसी खत्म होने में है। वो तो बहुत बहुत तेज चल रहे हैं वो लोग। एसी खत्म हो गया, अभी अगस्त चल रहा है। बहुत जल्दी निपटा देंगे फिर। बाकी लोग भी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग कैम ओपन करिए। while joining everyone have to open their cam। बताओ, 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं टाइम से। ये आ गया है सुबह का। सुबह का सेशन अब हमको लग रहा है ना कि सुबह में बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे क्लास। इवनिंग में ही करना ज्यादा बेटर है। ऑलरेडी 2 क्लास इवनिंग में हो रही है। ये सैटरडे संडे वाली भी क्लास में सोच रहा हूँ इवनिंग में ही कर दूं। क्या बोलते हो? क्योंकि ये ऐसे पिछले भी दिन, कल भी 12 लोग ज्वाइन किए थे, बाद में 15 लोग। ऐसे जब बच्चे ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है? सारे क्लासेस को इवनिंग में कर दिया जाए। क्योंकि अगर अभी ये हाल है तो बाद में डेफिनेटली और ज्यादा
जैसे जैसे थोड़ा ठंड बढ़ेगा और ज्यादा बच्चे लेट से ज्वाइन करने का आदत बना लेंगे। ओके, वी शुड स्टार्ट नाउ। फैराडेज लॉ क्या है, लेंजेस लॉ क्या है? यू कैन ऑफ योर कैम। ये चीज हमने पहले देख लिया कल के क्लास में। लेंजेस लॉ इज ऑल अबाउट अपोज द कॉज। कोई भी कॉज जो जिसके कारण ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका अपोज करना, यही मेन पर्पस है। उस पर्पस को लेके बहुत सारे केसेस में हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ करंट बेसिकली कैसा होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे दो चार एग्जाम्पल लेंजेस लॉ के हम लोग पहले देख लेंगे। एक एग्जाम्पल है, ये हमारा एक करंट कैरिंग लूप है और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इनसाइड द प्लेन है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन। And magnetic field is increasing with time. Suppose जितने भी केसेस में लूंगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, ऐसा लेके चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि B इज इक्वल टू B0 इंटू टी, समथिंग लाइक दिस। टाइम का फंक्शन है ऐसा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको बताना है कि इस वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लाइक मैं पर्टिकुलरली अगर नाम दे दूं A एंड B, तो AB ब्रांच में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? What will be the direction of current in AB branch? A to B, B to A, होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये बताना है। बताइए। A to B. A to B, तो एक जन का आंसर है A to B। देखो दो ही आंसर हो सकते हैं, अब में तीन आंसर हो सकते हैं, एक A to B, दूसरा B to A, तीसरा नहीं सर होगा ही नहीं। तो ये तीन सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन एक बच्चे ने आंसर कर दी। एनीवन एल्स वांट टू चेंज द आंसर? या किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि करंट होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा ऐसा? तो यहाँ पर अगर हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप अगर देखें, सो दिस इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। ये वो एरिया है जो इनक्लोज हो रहा है इस लूप से, और इस रीजन में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम ले, मैग्नेटिक फील्ड इज लेट्स से टाइम वेरिंग, बट दिस इज नॉट स्पेस वेरिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड स्पेस वेरिंग नहीं है, यानी कि जगह के अनुसार ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जो भी वैल्यू होगा हम उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा, एंड वी कैन इजीली सी द फ्लक्स इज चेंजिंग, और फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग। यही है फैराडेज लॉ कि अगर कोई फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक्ड है और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें ईएमएफ डेवलप होगा, डेफिनेटली उसमें करंट फ्लो करेगा। लेकिन अब ये करंट कैसा फ्लो करेगा?
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलरेडी इनसाइड द प्लेन है, और इनसाइड द प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो कॉज जो है वो है फ्लक्स का बढ़ना, और हमको एक ऐसे करंट की जरूरत पड़ेगी जिसके कारण वो उसका अपोज करे। तो नॉर्मली कोई भी लूप हो, कैसा भी लूप हो, वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ये कैसा भी शेप का लूप हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर ही हो, कैसा भी शेप का हमारा लूप है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट द प्लेन, और इफ करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन। ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये बिल्कुल एक सर्कुलर लूप की तरह समझ के उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसको कंसिडर करके ये बात हम हमेशा समझ सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये कुछ अजीब शेप का हमारा मान लो लूप है, तब इसमें भी अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो हमको किस डायरेक्शन में करंट चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अंदर की तरफ है और वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। that means the cause is increasing the flux। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली उसको बढ़ने नहीं देने के लिए हमारा जो करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ होने के लिए इस पूरे लूप में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। So this is how the current is going to flow। अब कोई भी अगर पूछ दिया जाए तो वी कैन इजिली, इसी तरह से एक और क्वेश्चन, अगर इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जैसे पहले था और उसमें हमने इस तरह का एक लूप बना दिया, ऐसा क्रॉसिंग टाइप का, और मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से कमिंग आउट द प्लेन, और अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग विथ टाइम। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। स्पेस वेरिंग नहीं है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये बार बार मैं स्पेस वेरिंग और टाइम वेरिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। स्पेस वेरिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह, मतलब अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग, और टाइम वेरिंग का मतलब होता है सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू टाइम के साथ चेंज करे। तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। नाउ ये हमारा एक लूप है और इसमें हमने नाम दे दिया ए बी, एंड लेट्स से इसको नाम दे दिया सी एंड डी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगेन बी इज इक्वल्स टू बी नॉट टी, बी जो है वो फिर से बी नॉट टी है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट ए बी और सी डी, इसमें किस तरह से करंट फ्लो करेगा बताना है। मधुरा आप लेट ज्वाइन कर रहे हो बच्चे, मधुरा आप भी लेट ज्वाइन कर सॉरी रहे हो। सर। अपूर्वा आपने भी लेट ज्वाइन किया और अनुश्री आपने भी लेट ज्वाइन किया। बाकी बच्चे भी ट्राई करें, ऐसे एक ही बच्चा क्यों आंसर किए जाए सारा। ओके नीरल आप बताओ। ये वरज ने क्लास नहीं ज्वाइन किया क्या आज?
एक बार उसको कॉल करो तो कोई। ये तो सबसे पहले क्लास में ज्वाइन करता है ये लड़का। एक मिनट। ज्वाइन तो किया लास्ट अभी ज्वाइन किया ये। हाँ निरल आंसर बताइए। माइक काम कर रहा है आपका। B to A ओके। और CD में अगर हमने यहाँ पर B to A लिख दिया तो अपने आप CD में भी करंट का डायरेक्शन पता चल जाना चाहिए। दैट इज इक्वल टू D to C आई गेस। सबका यही आंसर है जिन्होंने हाँ भी सर। हैंड किया है, यही आंसर है। ओके देखो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग को समझ में आना पड़ेगा। ये एक लूप है, ये एक क्लोज लूप है, क्रॉसिंग ओवर है डेफिनेटली। अब एरिया की अगर बात करें तो एरिया ये है और ये एरिया ये है। अब किसी भी एक लूप को पकड़े, ये एक लूप है और ये एक लूप है। इस लूप में जो फ्लक्स है वो ऊपर की तरफ बन रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्लक्स ऊपर की तरफ बन रहा है टाइम के साथ ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो रीजन हो गया इंक्रीज करना। इस रीजन में फ्लक्स बढ़ रहा है, इस रीजन में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अपने को ऐसा करंट डेवलप होना चाहिए ताकि वो फ्लक्स को बढ़ने ना दे। यानी कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करा दें इस लूप में तो डेफिनेटली वो हमारा सपोर्ट करने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड को। इसलिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कराना चाहिए। तो अगर हम इसमें करंट को क्लॉकवाइज करेंगे और इसमें छोटे वाले लूप में भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी वही बात है, फ्लक्स इसका भी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है और इसमें भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ध्यान से समझो, इसमें भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इसमें भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें हमने क्लॉकवाइज दिखा दिया तो इसमें क्लॉकवाइज हम नहीं दिखा सकते। द पॉइंट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को शो कर दिया, ये हमारा कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसमें भी तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करोगे तो ये एक दूसरे को अपोज करने लगेंगे। ये कभी वैलिड ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना और ये भी कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराना। तो हम किसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेंगे? आई मीन हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि इसमें क्लॉकवाइज होगा या इसमें क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा? ये जो हमने ये वाला जो एरिया बनाया है और ये वाला जो एरिया बनाया है इसमें भी तो हमारा करंट क्लॉकवाइज ही होना चाहिए क्योंकि इसमें भी एरिया बन रहा है और उसमें भी फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो जब इस लूप में क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन चलो क्लॉकवाइज दिखा दिया, लेकिन इस तरह से कभी करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये देखो इस ब्रांच में करंट एक दूसरे को अपोज कर रहा है, इस एक ही ब्रांच में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ये जो क्लॉकवाइज हमने दिखाया है या फिर ये क्लॉकवाइज, कोई एक तो गलत है। और द क्वेश्चन इज कि हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कैसा करंट दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। इससे भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इससे भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन दोनों क्लॉकवाइज तो अपोज कर रहे हैं। हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड, ये कैसे डिसाइड करेंगे फिर? जो एरिया बड़ी है उसको लेंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो E होता है वो हमारा होता है d∅dt और फाई जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसको हम ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसा मान के चलेंगे।
नो डाउट इसमें भी फ्लक्स बन रहा है, इसमें भी फ्लक्स बन रहा है, लेकिन इसका फ्लक्स कम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसका रिलेटिवली कम होगा और इसका रेट ऑफ फ्लक्स रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो करंट ये डिसाइड करेगा कि कैसा होना चाहिए, और जैसा इसमें करंट होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग छोटे वाले लूप को सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको इस तरीके से करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। होल्ड द थॉट, अगर यही लूप ऐसा ना होता, मैग्नेटिक फील्ड एवरीथिंग इज सेम, और ये ऐसा होता, ये जो क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, बाकी एवरी जस्ट इसको अनफोल्ड कर दिया, बस यहाँ पर ऐसे ट्विस्ट कर दिया गया तो इसको अनफोल्ड कर दिया, कुछ ऐसा होता। नाउ देयर इज नो हार्म, आपका इसका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसमें भी वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, इसमें भी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस तरह के जब भी क्रॉसिंग ओवर की चीजें आती हैं तो उसमें अपने को देखना पड़ता है कि कौन सा एरिया बड़ा है, और जो बड़ा एरिया होगा उसके करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही छोटे वाले में करंट को फ्लो करना होगा। सारी बात समझ में? इस तरीके से हम लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा ऊपर बनाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर। तो फ्लक्स का चेंज कैसे ईएमएफ को इंड्यूस करता है और करंट कैसे फ्लो होता है, इस पर भर भर के क्वेश्चन है, और चूंकि तुम लोग ने ये चैप्टर को बहुत पहले किया हुआ है, आई डोंट नो कितने अच्छे से किया हुआ है, कम से कम ये वाला पार्ट तो अब क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको डायरेक्शन ऑफ करंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत कुछ है करने को, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कभी कभी इसी से ही पूछ के आगे बढ़ जाते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड, और भी तरीके हैं करंट ईएमएफ के फ्लक्स चेंज करने के। जैसे एक सिचुएशन है, अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे एक सिचुएशन है कि एक रीजन उन्होंने बना दिया, ये एक रीजन है और जिसके अंदर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपली इनसाइड दिस रीजन, इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नॉट टाइम वेरिंग, नॉट स्पेस वेरिंग, इस तरह का सिचुएशन है। और हमने कोई एक करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप है जिसको इस वेलोसिटी से हम लोग इसके अंदर लेके जा रहे हैं। तो तीन सिचुएशंस हैं और हम लोग को ईएमएफ कैसा होगा, इसमें तीन स्टेजेस हैं, 1 2 एंड 3। एक जब ये बिल्कुल बाहर है, दूसरा जब ये अंदर आ रहा है ट्रांजिशन फेज, तीसरा जब वेल इनसाइड है, और चौथा जब बाहर निकल रहा है, और पांचवा जब कंप्लीटली बाहर निकल गया। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो सिनेरियो दिया हुआ है आउटसाइड द रीजन, while entering, well inside, while coming out, and last outside the region। तो बेसिकली 5 स्टेजेस हो सकते हैं, और
हमने इस तरह से हमको डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए बी ये हमको बताना है इस पांचों सिनेरियो के लिए। जिनके आंसर्स रेडी हो गए हैं वो लोग हैंडल्स कर सकते हैं। ओके, अरे वाह नचिकेत, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम नचिकेत को ही मौका देते हैं। चलो बताओ फर्स्ट केस में क्या होगा करंट, व्हाट विल बी। एंटी क्लॉकवाइज। जब पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो ए से बी में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ए टू बी और बी टू ए। इस पूरे चारों पांचों पार्ट का आंसर जो होगा वो या तो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा या करंट नहीं फ्लो करेगा, कुछ ऐसा ऐसा टाइप का आंसर हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी वैलिड आंसर है, लेकिन प्रिसाइज क्वेश्चन अगर हमने पूछा है कि ए बी में क्या डायरेक्शन होगा तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो जब ये पूरा का पूरा लूप जैसे अभी जो सिनेरियो है ये बाहर है तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हो यानी यू आर सेइंग बी टू ए, बी टू बी। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो बी टू ए होगा। अब बताओ बी टू ए होगा या ए टू बी होगा। बी टू है। बी टू ए ठीक है। वाइल एंटरिंग, जब वो इंटर इंटर कर रहा हो मतलब ट्रांजिशन फेज में हो बी टू है। उस समय बी टू ए। ओके, वेल इनसाइड, जीरो। ओके, वाइल कमिंग आउट, ए टू बी। ओके, और पूरा अगर सिस्टम से बाहर निकल गया तब का शॉन में। इसमें शर्त है। नहीं, इसका शॉन नहीं। देखो तुम लोग सोचना नहीं चाहते इसलिए आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। हमने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, बाकी ये तीन सही है। ईएमएफ क्यों डेवलप होगा उसका रीजन तो होना चाहिए। ये जो रीजन बना है, ये जो रीजन बना है इसमें कोई भी फ्लक्स अभी लिंक्ड है ही नहीं। मैंने जैसा बताया कि इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन एंड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। तो अगर ये लूप कंप्लीटली आउटसाइड है तो इस केस में तो फ्लक्स बना ही नहीं। फ्लक्स बना ही नहीं तो चेंज कहाँ से होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ थोड़ा दूर भी मूव करते हैं तब तक तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही है। जब फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर किस तरह का करंट, कोई करंट नहीं। इसलिए यहाँ भी ये जीरो होना चाहिए और जब ये कंप्लीटली बाहर निकल गया तो भी जीरो होना चाहिए। तो इसलिए मतलब ये आंसर नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीन पार्ट जो है सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये टीचर इसको डिस्कस करते हैं। ये पहला और पांचवा ये ऑब्वियस मान लेते हैं, ये इतना तो बच्चे को समझ आता ही होगा, और यहीं पर बच्चे आगे फंबल कर जाते हैं। तो जब तक बिल्कुल आसानी से तुम लोग चीजों को सोचने का कोशिश नहीं करोगे चीजें गलत होंगी। और कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है, इसलिए सोचना जरूरी है। अब जब इंटर कर रहा है तब, अब जब इंटर कर रहा है तो एक ट्रांजिशन का डायग्राम तुम चाहो समझने के हिसाब से तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम समथिंग लाइक दिस, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ये एक ट्रांजिशन का डायग्राम है। अब इस केस में जो फ्लक्स है वो सिर्फ इतने से ही रीजन में बनेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने ही रीजन में है। और जैसे जैसे ये लूप आगे बढ़ेगा ये जो फ्लक्स है, ये जो एरिया है बेसिकली वो एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया इंक्रीज करने के कारण फ्लक्स भी बढ़ रहा है।
तो रीजन हमारा हो गया फ्लक्स का बढ़ना। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमको ऐसा करंट डेवलप होना चाहिए ताकि इस फ्लक्स को बढ़ने नहीं दे। फ्लक्स शुड नॉट इंक्रीज। तो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का अपोज के कारण हमको करंट को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा। अगर ये पूरा का पूरा लूप वेल इनसाइड आ गया, जैसे ये तीसरा वाला सिचुएशन था, इस तरह के केस में, तो यहां से थोड़ा आगे गए, ये थोड़ा पीछे रहे, इन पूरे सिचुएशन में फ्लक्स जो है वो पूरे एरिया से बन रहा है। और जैसा मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग नहीं है, स्पेस वेरिंग नहीं है, कांस्टेंट है, तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा हम आगे बढ़ा रहे हैं पीछे बढ़ा रहे हैं, जब फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा तो ईएमएफ कैसा डेवलप होगा? इसलिए इस केस में जीरो इज वेरी गुड। और जब ये बाहर निकल रहा होगा उसका भी एक डायग्राम बना लो। जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हमको चीजें समझ नहीं आएंगी। ये बाहर निकलने वाला डायग्राम है, बाहर निकल रही है। अब जब बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स के बारे में सोचेंगे। फ्लक्स सिर्फ इतने से बनेगा, और ये टाइम के साथ एरिया घट रहा है। नाउ द कॉज इज डिक्रीजिंग फ्लक्स। यहां पर ये इंक्रीजिंग फ्लक्स था, यहां पर ये डिक्रीजिंग फ्लक्स है। तो जैसे मैंने कहा था, अपोज द कॉज की बात है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज भी नहीं होने देना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए ये जो आंसर्स हैं ये सही है। वेरी वेरी गुड। तो ये हमारा फैराडेज लॉ का एप्लीकेशन है, जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट को समझ पा रहे हैं। अगर हमने कुछ क्रेडेंशियल्स ले लिए, फॉर एग्जांपल मान लो यही क्वेश्चन है और इसमें कुछ क्रेडेंशियल्स ले लिए, तो इसका हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये स्क्वायर लूप है, या इसको रेक्टेंगुलर लूप का, तो जैसे भी एक रेक्टेंगुलर लूप ले लो। ये जो ABCD है इसको एक रेक्टेंगुलर लूप ले लो, लाइक दिस। इस लेंथ को ले लेते हैं हम लोग 2a, इसको ले लेते हैं a, और ये जो सेपरेशन है इसको ले लेते हैं 4a। जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन का सेपरेशन ले लिए 4a, और डेट से ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से इंटर कर रहा है इस रीजन में। डायग्राम पूरा का पूरा वही है, मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा वही है, बस हमने लूप को स्क्वायर की जगह एक रेक्टेंगल कर दिया। लेंथ इसको a, इसको 2a, और ये v वेलोसिटी से इसके अंदर जा रहा है। आपको क्वेश्चन है, एंड इनिशियली ये कितने डिस्टेंस पर था? दो बातें हो सकती हैं, या तो ये जस्ट इंटर करने वाला था, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर कोई एक इनिशियल सेपरेशन दे सकते हैं, लाइक इस तरह का सिनेरियो मान लो हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा 4a है, ये डिस्टेंस ऑलरेडी a है। तो क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगेन इनसाइड द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म एंड इनसाइड द प्लेन। आपको बताना है, और बताना नहीं है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ of EMF developed or EMF induced versus time for the given scenario, given case। इस गिवन केस के लिए हमको EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ में जब तक वेरिएशन पॉसिबल है हमको ड्यूरेशन वहां तक लेना चाहिए जहां जहां तक ग्राफ वेरी कर रहा है। उसके बाद ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा तो उसके बाद हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
अभी हमारा जो t0 अभी का जो इंस्टेंट है दैट इज t0. So what we want actually, we want to draw something like this. EMF versus time. और चूंकि EMF और करंट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए ग्राफ नीचे भी जा सकता है. और एक कन्वेंशन हमको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे. जब भी हमारा EMF एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ दिखाएंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव की तरफ दिखाएंगे. इतने सारे इंफॉर्मेशन के बाद ट्राई टू डू द क्वेश्चन. जिनका हो जाए वो हैंड रेज करेंगे. और कौन कौन आया अभी? दिशा, आपने भी आज लेट ज्वाइन किया है. किया है ना लेट ज्वाइन? आज तो हद ही पार हो गई. क्लास जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ 10 बच्चे थे. 20 बच्चों के ग्रुप में सिर्फ 10 बच्चे. और ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 बजे, 6, 5, 6, 7, 6, 10 तक सिर्फ 10 बच्चे थे. ओके. हाँ बताइए, ग्राफ कैसा होगा? कौन बताएगा? सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही हैंड रेज किया है, कैसे चलेगा काम? ओके. नेचर ऑफ ग्राफ विल बी व्हाट? नीरल आप बताओ, ग्राफ का नेचर कैसा होगा? किस तरह का ग्राफ होगा? एसी पढ़ लिए हो तो थोड़ा सा ग्राफ का नेचर बताओ कैसा होगा? अच्छा, आपका भी माइक काम नहीं करता ना? अरे राम, माइक तो काम करता था ना नीरल? नहीं. ये आप बताओ किस टाइप का अपना ग्राफ दिखेगा? स्ट्रेट लाइन ही होगी सारी. स्ट्रेट लाइन. The shape of the graph will be kind of a square wave. सबसे पहले तो अपने को इतना समझ में आना चाहिए कि जब तक ये जो लूप है ये इस रीजन तक नहीं आ रहा और इस रीजन के अंदर नहीं जा रहा, तब तक तो कोई EMF डेवलप नहीं होगा. यानी V और ये डिस्टेंस A है. मैं अगर एक टाइम को एक T0, यहां पर एक टाइम डिफाइन करता हूं T0, एंड दैट इज इक्वल टू A/V. ये टाइम का टर्म है, इसको मैं बार बार यूज करूंगा. इतने टाइम तक कोई भी ये वेव डेवलप नहीं होगा. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ यहां तक लाइक दिस, ये हो जाएगा हमारा EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ फर्स्ट T0 टाइम तक. एक बार जैसे ही एंट्री होगी तो हमने ये चीज ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है कि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, ये हमने बताया. लेकिन वो कितना, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा? पार्थ बताओ.
अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है बी, जब वो इन कर रहा होगा उस समय उसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा? पार्थ, what will the EMF developed? हाँ ब्रज, आप बताइए। BAV. बी ओके, यहाँ पर एक मार्किंग BAV का बना लेते हैं और ये कैसे डिसाइड हुआ BAV? फ्लक्स B डॉट A रहता तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो टाइम के साथ अगर वेरिएशन देखा लेंथ का तो dx/dt वेलोसिटी आ जाएगी। वेरी गुड। अगर हम लोग किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस लूप को कुछ ऐसा पोजीशन पर ड्रॉ कर दें, ये उस इंटरमीडिएट सिचुएशन का बात है जब वो इंटर कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा था, ये रीजन जो है वो फ्लक्स बन रहा है इस रीजन में, और अगर इस लेंथ को मैं कुछ देर के लिए अगर x दे लूं, x, तो ये लेंथ हमारा a है और ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो एरिया जो होगा वो x इंटू a हो जाएगा और जो फ्लक्स होगा वो हमारा हो जाएगा b इंटू x इंटू a। ये हो गया फ्लक्स। अब b और a ये वेरिएबल नहीं है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे E इज इक्वल टू d∅dt, हम माइनस नहीं लेना चाहते, माइनस जो है वो डायरेक्शन बताता है, वो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो वी डोंट हैव टू टेक द माइनस साइन। इसको d∅dt अगर करेंगे तो b और a तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, dy/dt ऑफ x, और व्हाट इज दिस dy/dt ऑफ x, तो x किस रेट से चेंज हो रहा है, हमने v वेलोसिटी ऑलरेडी दी हुई है, यही है v dx/dt, तो इसको हम लोग लिख देंगे BAV। यानी कि एक बार जैसे ही, और ये x कैन बी एनीथिंग, स्मॉल, लार्ज, 2a लेंथ के से छोटा x हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो लूप है ये जब से एंट्री करना शुरू किया तब से लेके और जब तक एंट्री कर रहा होगा तब तक इसमें एक कांस्टेंट ईएमएफ डेवलप होगा, एंड दैट ईएमएफ विल बी BAV। सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां से एक जंप होगा और ये ऐसा जाएगा, ये कहां तक जाएगा? ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा? 3t0 तक। कहां तक जाएगा ये? 3t0 तक ऐसे जाएगा। 3t। ये जो ग्राफ है वो 3t0 तक जाएगा। अब जैसे हमने कहा था t0 हमने a/v लिया, तो 3t0 का मतलब 3a/v, ये हो जाएगा 3t0। तो जब तक पूरा लूप इस रीजन के अंदर नहीं आ जाता तब तक तो ईएमएफ डेवलप होगा ही, और 2a तो खुद का ही इसका लेंथ है, तो 2a डिस्टेंस जाने में 2a/v इतना तो टाइम लगेगा ही, और पहले ऑलरेडी ये टाइम इंस्टेंट है, तो 0 से स्टार्ट हो चुका है, तो t0 प्लस 2t0 दैट इज 3t। ओके, आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा? हाउ द जीरो। ग्राफ, जीरो रहेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा कहां तक जीरो रहेगा? IT0। ओके, ये हो गया हमारा रीजन 5t0, दैट मीन्स अगेन 2a/v, और यहां तक ये जीरो रहेगा। क्यों? ये जो रीजन है ये वेल इनसाइड वाला है, और वेल इनसाइड में फ्लक्स चेंज नहीं होता, इसलिए ईएमएफ जीरो रहेगा।
और ये कब तक होगा? जब ये 4a रीजन के अंदर वो रहेगा। इसका खुद का लेंथ 2a है और 2a डिस्टेंस और बच गया, तो 2a डिस्टेंस को और कवर करने में इसको 2a/v टाइम लगेगा, इसलिए 5t नॉट तक वो ईएमएफ डेवलप 0। उसके बाद एक बार जब ये बाहर निकलने लगा, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? हमको पता है करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि अब जो ईएमएफ डेवलप होगा वो नीचे की तरफ होगा। और दूसरी बात ये है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, फिर से वही एक्स डिस्टेंस वाली बात लेके हम इवेल्युएट करेंगे, तो ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है कि इस बार भी ईएमएफ उतना ही होगा। और कब तक? ये 5t नॉट तक से हमने शुरू किया था, ये कहां तक जाना चाहिए? कहां तक जाना चाहिए? ये यही चलते चला जाना चाहिए 70 नॉट, 70 नॉट। और इसके बाद अब फिर से कंप्लीटली आउटसाइड रीजन वाला जो पार्ट है वो आ गया, और ये ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से, ये होता है एक्चुअल ग्राफ। तो बहुत बार हमसे सिर्फ वैल्यू ना पूछ के ग्राफ पूछ देंगे, और हमने एक एक पॉइंट, एक एक टाइम, एवरीथिंग हमने ड्रॉ किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इतना डिटेल्ड ग्राफ हो, बस शेप भी पूछ सकता है विच ऑफ द ग्राफ। तो हमको ये सारी बातें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, अगर हमको नहीं समझ में आएंगी तो फिर हम इसको नहीं कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैराडेज लॉ के एप्लीकेशन के रूप में अगर देखें तो। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? कैसे हुआ? ओके, तो इस तरीके से ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ ये हमको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। एक और सिचुएशन में देता हूं, एंड उस केस में आप लोग को बिना किसी हेल्प के खुद से ये सोच के आपको करना है। अगेन यहां पर भी एक रीजन हमने बना दिया, दिस इज अ रीजन, इस रीजन के राइट में मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से इनसाइड द प्लेन, एंड इट इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है। और हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, and that loop is something like this. That loop is a semicircular loop, इस तरह का, और ये इस पॉइंट से पाइवोटेड है, और इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। इट इज गेटिंग रोटेटेड इन क्लॉकवाइज फैशन, इसी प्लेन में, एवरीथिंग इज इन द प्लेन ओनली। इस लूप को रोटेट करने का एक दूसरा तरीका ऐसे भी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा गोल गोल ऐसे घुमा दे, वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, हम इसी प्लेन में इसको रोटेट कर रहे हैं। इसका रेडियस जरूरत पड़ेगा हम लोग ले सकते हैं, रेडियस ऑफ दिस लूप इज आर, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, और इसको ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है। आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईएमएफ
वर्सेस टाइम, अगेन साइन कन्वेंशन अपने को वही रखना है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव डालना है और क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना है वैल्यू के साथ। जस्ट कांटेक्ट में है ना अभी? क्या? जस्ट कांटेक्ट में है ना अंदर जाने के लिए? हाँ, अब जैसे ये सेमी सर्कुलर लूप है तो अभी ये पूरा वेल आउटसाइड द रीजन है। अब इसको रोटेट करेंगे तो एक इंटरमीडिएट रीजन अगर मैं तुम लोग को ड्रॉ कर दूं तो शायद तुम लोग को थोड़ी चीजें समझ आ जाए। एक इंटरमीडिएट रीजन कुछ ऐसा हो सकता है, एक इंटरमीडिएट रीजन ऐसे रोटेट करने के बाद ऐसा हो गया, और ये 3D में नहीं है, ये बिल्कुल 2D प्लेन। और अगर मैं नाम दे दूं थोड़ा सा ताकि तुम लोग को ए बी और इधर कहीं नाम दे दो सी, ताकि अपने को समझ में आए कि ACB वाले ब्रांच में करंट कैसा होगा। अपने को ये भी सोचना है ACB वाले ब्रांच में डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे हमने यहाँ पर पहले डायरेक्शन ऑफ करंट सोचा था कैसा होगा और फिर उसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था। तो हम एक ही साथ हमने सारा काम दे दिया है, करंट का डायरेक्शन भी निकालना है, कितना EMF डेवलप हो रहा है वो भी निकालना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। तो आप भी नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो उन्होंने क्या सिखाया हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैं ठीक है, मेडिकल वाले बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं सोच पा रहे तो उनको मेरे को थोड़ा बहुत समझ आता है। ये इंजीनियरिंग वाला बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा? ओके, किस तरह का शेप होगा और आज आप बताओ किस टाइप का ये वेव फॉर्म होगा? जैसा पिछले क्वेश्चन में था कुछ उसी टाइप का। गैप क्वेश्चन में गैप था, इसमें नहीं है। ओके उसको लोग बोलते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म, दैट काइंड ऑफ वेव फॉर्म इज नोन एज स्क्वायर वेव। एसी में ये सब चीजें वेव फॉर्म बताते हैं कि ये कौन सा वेव फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर वेव फॉर्म। ओके, कितना होगा EMF का वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव? B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पहला ग्राफ ऊपर से शुरू ऊपर इस कन्वेंशन के अनुसार हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ऊपर से, नीचे से, जीरो से? ऊपर से। ऊपर से। So the graph will be something like this. ग्राफ होगा और ये जो वैल्यू होंगे B ओमेगा R स्क्वायर
और ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। और जहां तक बात है इस टाइम की, अगर मैं इसको टी नॉट, इसको 2t नॉट, इसको 3t नॉट इस तरह से अगर रिप्रेजेंट कर दूं, कौन बताएगा टी नॉट क्या होगा? व्हाट विल बी टी नॉट? पाई बाय ओमेगा। पाई बाई ओमेगा। वेरी वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से आप लोग ने इस चीज को सीखा हुआ है। वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चे जो नहीं कर पाए वो लोग ध्यान दें। किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया नीचे वाला, अगर इस एंगल को मैं कुछ देर के लिए थीटा ले लूं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो इतने ही रीजन में फ्लक्स बन रहा है, इतना तो समझ में आना चाहिए। और फ्लक्स अभी जब ये इंटर कर रहा है तब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। एक दूसरा सिचुएशन होगा जब ये बाहर निकल रहा होगा, ये भी एंट्री लेने का सिचुएशन है। और एक ऐसा भी समय आएगा जब ये पूरा का पूरा लूप बाहर निकल रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। एक ऐसा भी सिनेरियो आएगा। उस समय फ्लक्स जो है वो इस रीजन में बन रहा होगा। और जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा फ्लक्स कम होगा। पहले फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, बाद में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज हो रहा है। Initially, if the flux is increasing, so we have to develop a current in such a way that it will oppose the magnetic field, and so the current will be in anticlockwise direction. That's why it is getting positive. And while coming out from the region, the flux is decreasing, so we have to support the magnetic field, so the current will be in clockwise direction. So the EMF will be negative. अब ये बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 कैसे हुआ? तो हम लोग किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, लेट से थीटा हमारा एंगल है, तो उस रीजन का, वो जो शेडेड रीजन है, चाहे ऊपर या नीचे, अगर हम जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उस एंगल को ही थीटा ले रहे हैं, तो शेडेड पोर्शन का जो एरिया होगा, दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये हमारा होता है थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, इन रेडियन। कोई भी एक सर्कल है और अदर पार्ट ऑफ द सर्कल है, और इसका एंगल है ये थीटा, और हमको ये एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। तो फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहें तो फ्लक्स हो जाता while entering और coming out b into theta by 2 into r square। और EMF ये हमारा होता है d5 by dt। तो b और r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज बाहर जाए, और 2 भी कांस्टेंट है। और बात आती थी d by dt ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। ये हो जाएगा b ओमेगा r स्क्वायर अपॉन 2। और इसमें कहीं कोई टाइम वेरिएशन आया नहीं, थीटा पर डिपेंडेंसी आई नहीं, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू है। और जब ये निकल रहा होगा तब भी, जब अंदर आ रहा होगा तब भी, इसमें जीरो ईएमएफ का एक भी सिचुएशन नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स पूरे टाइम चेंज हो रहा है। जब ये लूप बिल्कुल बाहर है और बिल्कुल अंदर है, वो एक इंस्टेंट है, इसलिए वहां पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने जीरो दिखाया है। लाइक यहाँ ये टी नॉट, 2t नॉट, 3t नॉट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जीरो है। लेकिन वो एक ट्रांजिशन है, मतलब दैट इज लाइक डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ। जैसे ही एक बार अंदर जाने लगेगा फिर से ईएमएफ उतना ही हो जाएगा, फिर से जो ग्राफ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर वेव। और ईएमएफ इस तरीके से ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है?
तो फैराडेज लॉ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं और उसमें हम लोग इसी तरीके से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फ्लक्स कितना होगा वो निकालेंगे, फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है वो निकालेंगे, और लेंजेज लॉ से डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ निकालेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। जो स्टार्टिंग लेवल की क्वेश्चन है मैं वो सब नहीं करा रहा, लाइक फाई का वैल्यू दे दिया टाइम का फंक्शन बना के और उसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएट करके टी का वैल्यू पुट करना। कल भी इसके बारे में मैंने बात करी थी। उसके अलावा अगर एक लूप है उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो एवरेज ईएमएफ, एवरेज करंट क्या होगा उस लूप में, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, चार्ज कितना फ्लो होगा ये सब क्वेश्चन मैं ये सब नहीं करा रहा। इस पर कल भी बहुत सारी बातें हुई हैं। वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो फैराडेज लॉ को हम लोग अभी कुछ देर के लिए यहीं पर होल्ड करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था इसको हम लोग यहीं पर होल्ड करते हैं और एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और जिसको बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो इस पूरे रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ले लिया, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है। और इसमें किसी भी करंट कैरिंग लूप की जो करंट कैरिंग वायर और रॉड जैसा बोलो, करंट कैरिंग रॉड ही ले लो, एक कंडक्टिंग रॉड है। करंट कैरिंग वर्ड गलत बोल रहे हैं, कंडक्टिंग बोलो ज्यादा सही है। एक कंडक्टिंग रॉड है, स्ट्रेट रॉड, और इसको हम v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग दिस रॉड विथ वेलोसिटी v। आपको बताना है व्हाट विल हैपन when we start moving this rod inside a magnetic field with a constant velocity v. What will happen if we move the rod with constant velocity v? अगर मैं इस एंड का नाम दे दूं a और इस एंड का नाम दे दूं b तो क्या होगा, ये पूरा हमको स्टेप बाय स्टेप बताना है अगर हम एक रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो। स्टेप बाय स्टेप कौन इस पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा सकता है वो हैंड रेस करे। ओके पार्थ, ब्रज और कुछ बच्चों ने तो एकदम से कसम खा रखी है कि वो आंसर ही नहीं करेंगे। दिशा, तनुश्री, साची, तुम लोग कभी आंसर करोगे? तुम लोग कभी तुम्हारी काम करता ही है, फिर ऐसे आंसर नहीं करने का क्या पॉइंट है मुझे नहीं समझ आ रहा। चलो दिशा बताओ।
क्या होगा? What will happen? चलो तनुश्री आप बताओ। तो रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। रॉड के ऊपर? रॉड के ऊपर क्यों लगेगा? क्योंकि V क्रॉस भी तो अ, ऊपर। लेकिन वी क्रॉस भी तो चार्ज पर लगता है, रॉड पर क्यों लगेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन पर लगने के कारण क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे रॉड के और उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। एक मिनट, वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो नो हाँ डाउट। सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में तो नीचे जाएंगे। ओके, यानी कि आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और नीचे इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे, देन तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा और नीचे नेगेटिव। गुड, एंड तो व्हाट विल, उससे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट होगा? डाउनवर्ड। गुड, एंड और ये फिर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये एक्यूमुलेशन कब तक चलता रहेगा? ये जो जब चार्ज का तक जब तक इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब कैसे? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वेट नहीं हो जाता। वेरी गुड। तो जब इतना सारा बात जानते हो तो फिर आंसर हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे थे, बताओ? वेरी वेरी गुड। अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचें, क्योंकि कंडक्टर है ये दिस इज कंडक्टिंग रॉड, याद रखना, ये प्लास्टिक रॉड होगा तो नहीं होगा। और बहुत बार क्वेश्चन में देते हैं प्लास्टिक रॉड, रबर रॉड, लेकिन अभी हम लोग कंडक्टिंग रॉड के बारे में बात करें। और कंडक्टिंग मटेरियल का सबसे जो खासियत ये है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, एक तो रैंडम मूवमेंट हो रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन अगर हम रॉड को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, तो इसी वेलोसिटी से इस रॉड के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन भी मूव करने पड़ेंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करने पर फोर्स लगता है, and that force we have already seen these things, F is equals to qv cross b। ये फोर्स का फॉर्मूला जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन चूंकि चार्ज निगेटिव है, v क्रॉस b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होने की वजह से फोर्स जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी, जितने जहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है सबके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा। नाउ जैसे ही ये फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ कलेक्ट होना शुरू हुए, एक नीचे में निगेटिव और ऊपर में एक पॉजिटिव पॉइंट और पोटेंशियल क्रिएट होने लगे, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ देंगे, और इस तरह से ऊपर जाने पर हमको पॉजिटिव और नीचे जाने पर हमको निगेटिव, इस तरह से हमको एक, और ये पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है, दिस विल generate an electric field in downward direction। ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो था वो नीचे की तरफ था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द चार्ज एक्यूमुलेशन, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन चार्ज का एक्यूमुलेशन अभी बहुत कम हुआ है, इसलिए अभी भी एफ बी बड़ा है एफ ई से, और फर्दर चार्ज का एक्यूमुलेशन होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और एफ ई भी बढ़ेगा। एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। उस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर एफ ई और एफ बी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जैसे ही ये सिचुएशन रीच किया, फर्दर एक्यूमुलेशन of charge will stop। ये बंद हो जाएगा, यानी कि जो निगेटिव नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होता जा रहा था, जो पॉजिटिव ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट हो जा रहा था, वो अब होगा नहीं। लेकिन जितना हो गया है उतना तो एज इट इज रहेगा। यानी कि ये जो रॉड है उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन से। चार्ज एक्यूमुलेट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगा? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, रॉड को मूव करने से। तो हमको ये पूरा का पूरा कनेक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए। और जब तक ये रॉड v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, तो ये प्लस और ये माइनस पोलैरिटी रॉड की क्रिएट हुई रहेगी। और इसको जैसे हमने रॉड को मूव करना शुरू किया, इसको होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट विल लाइक इंस्टेंटेनियसली। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल सर्किट है और उससे इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दें, तो इससे करंट फ्लो कर जाएगा। ये जो रजिस्टर है R, इससे करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो डेफिनेटली द करंट इज गोइंग टू फ्लो। इसका मतलब ये जो रॉड है ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब नटशेल की अगर बात करें, रॉड will start behaving like a battery, एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। इसकी पोलैरिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव हो। यानी कि ये जो रॉड है इसको हम रिप्लेस करके इस तरह का एक बैटरी कंसिडर कर सकते हैं। इसका ईएमएफ कितना होगा, वी विल कम टू दिस, इसका ईएमएफ कितना होगा। लेकिन ऐसा एक बैटरी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। जैसा बैटरी के अंदर भी हमने बताया था कि बैटरी के अंदर एक होता है बैटरी का फोर्स एफ बी। लोगों को याद होगा, बैटरी में केमिकल के कारण एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी का फोर्स एफ बी, और ये कांस्टेंट फोर्स होता है। एफ बी इज अ कांस्टेंट फोर्स, और इसका काम होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको मूव करके यहाँ एक्यूमुलेट करना। लेकिन जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, अपने आप एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाता है।
और जैसे जैसे ये दूरियां बढ़ेंगी, निगेटिव यहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहेगा, पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन दिस फैशन बैटरी के अंदर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर मूवमेंट को अपोज करेगा और एक इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है जब अब कोई फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा। तो एक बार जब फर्दर एक्यूमुलेशन बंद हो गया तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से रॉड में भी हो रहा है, और रॉड में भी चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। और अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट ना करें तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन एक एक्सटर्नल सर्किट से इसको कंप्लीट कर दिया जाए तो डेफिनेटली देयर विल बी करंट इन दैट ब्रांच और दैट कंडक्टर एज वेल। अभी अगर पूछा जाए कि अगर हमने कनेक्ट नहीं किया था तब कितना करंट था, तो करंट नहीं होगा। एक ओपन बैटरी में करंट फ्लो नहीं करता। अगर इसको एक किसी कंप्लीट सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाए तब डेफिनेटली इसमें करंट फ्लो करेगा। दूसरी बात, ये रॉड है, इसका कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस का भी बात दिया जा सकता है। इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की तरह ही देखते हैं। इसको अगर हम लोग का कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र आ गया तो सेल और बैटरी विद सम इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको इस तरीके से हम लोग रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन, पोलैरिटी, मतलब प्लस किधर होएगा और माइनस किधर होएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि फोर्सेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही लगता है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन चूंकि हमको अब समझ में आ गई है सारी बात, तो हम इलेक्ट्रॉन पर हमेशा चीज़ों को सोचना बंद कर देंगे और हम हमेशा ऐसा सोचेंगे कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर होता, और मान लेते हैं कि कंडक्टर में अगर पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में हमने ऑलरेडी इनसाइड दिया हुआ था, ये इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इसको v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर v वेलोसिटी तो v क्रॉस v का डायरेक्शन कैसा होता है, v क्रॉस v का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो जिधर पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल और जिधर उसके अपोजिट में नेगेटिव टर्मिनल, ये हमको एज इट इज ऐसे याद रखना है। हमको इलेक्ट्रॉन पर सोच के डायरेक्शन उल्टा करके उसको बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग उतना काम से सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। सीधे सीधे हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही रॉड में ले लेंगे और उस पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही पॉजिटिव डाल देंगे और उसके अपोजिट में नेगेटिव डाल देंगे। अब बात आती है कि ये जो ईएमएफ है वो होगा कितना, व्हाट विल बी द ईएमएफ। अगर रॉड का लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, कुछ क्रेडेंशियल्स हम ले लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, रॉड का लेंथ एल, वेलोसिटी तो वी है ही, तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा। जैसे मैंने कहा कि फर्दर एक्यूमुलेशन जब स्टॉप हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये बराबर हो जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स तो अपने को समझ में आ रहा है, दैट इज ई वी बी साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू ई इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उस रॉड के अंदर सेटअप हो रहा है बिकॉज ऑफ द चार्ज एक्यूमुलेशन। तो ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर अगर हमने किया है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बी वी के बराबर हो जाएगा। उस रॉड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है वो बी वी के बराबर है। तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। और अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, लाइक ऊपर ए है और नीचे बी है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, जो हायर पोटेंशियल है उसमें से लोअर पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू ई इंटू एल, जो इनके बीच का सेपरेशन है, तो ये हो जाएगा बी एल वी। तो रॉड जो है वो एक बैटरी की तरह बिहेव करता है जिसका ईएमएफ होता है बी एल वी। ये पूरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब इसके बाद ये जस्ट बेसिक हमने आज बताया है नेक्स्ट क्लास के लिए, इससे ज़्यादा आज नहीं बोलेंगे। अभी आप लोग
सर फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन अभी रहने दीजिए। मोशनल ईएमएफ कल की क्लास के बाद कुछ कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, फिर हम लोग मोशनल ईएमएफ को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ फैराडेज लॉ के क्वेश्चन पकड़िए। मोशनल ईएमएफ कल की क्लास के बाद, टुमारो इवनिंग यू हैव अ क्लास। और मैं वैसे लास्ट बार ये पूछ रहा हूँ कि आप पूरी क्लास को इवनिंग में शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये ऐसा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मेरे लिए भी मुश्किल है 6 बजे जगना, हम भी 12-12 2-2 बजे रात तक जगे रहते हैं, लेकिन तब भी हम जगते हैं। और बहुत सारे बच्चे भी रात को पढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सुबह जल्दी नहीं जग सकते। इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं है कि क्लास करने के बाद हम दोबारा सो जाते हैं, हमको ऑफिस जाना होता है, हमको वहाँ भी क्लास लेनी होती है। जब हम इस एज में इतना मेहनत कर सकते हैं, तो तुम लोग तो जिस एज में हो, जब तुमको अपना कैरियर बनाना है, उस समय तुम लोग से मेहनत क्यों नहीं हो रहा, हमको नहीं समझ आ रहा है। कितना सोना चाहिए तुम लोग को? अगर इतना ही सोने में इंटरेस्टेड है तो फिर हम सारी क्लासेस को इवनिंग में शिफ्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आराम से 10-10 बजे तक। सुनने में आ रहा है कि बच्चे जग जा रहे हैं क्लास के टाइम पर और क्लास के बाद तुरंत सो जा रहे हैं। तुम क्लास के बाद अगर सो जाओगे तो तुमको जो पढ़ाई तुमने जो पढ़ा है ना, उस सपना में ऐसा लगेगा कि तुमने सपना देखा है। अगर हम कोई भी चीज सुन के समझ के और तुरंत सो जाते हैं तो दैट इज लाइक अ ड्रीम, वो एक सपने की तरह दिखता है। बाद में जब हम जगेंगे और सोचेंगे उसके बारे में तो ऐसा लगेगा जैसे हमने सपना देखा है उसके बारे में। तो क्लास के तुरंत बाद सोना ये तो बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम्हारा नींद नहीं पूरा हो रहा, आई कैन अंडरस्टैंड, दोपहर में कभी ऐसा टाइम निकाल के 12 बजे 1 बजे वहां पर 1-2 घंटे का रेस्ट ले लो, ताकि तुमको 4 बजे से फिर आकाश जाना है। लेकिन ये सब चीजें तो बहुत पहले हो चुकी हैं बात, मैं आज इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। अभी भी देखो क्लास में सिर्फ 15 लोग हैं, 5 लोग अभी भी नहीं ज्वाइन किए। तो वेदर वी शुड स्टॉप द मॉर्निंग क्लास एट ऑल, पूरी पूरी तरह से इसको बंद कर दें। क्योंकि वेंसडे को भी जब उस दिन टेस्ट हुआ था तो उस दिन भी एक पेरेंट का कंसर्न था कि वेंसडे को ये मॉर्निंग में क्लास होने से बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते, सोते रहते हैं। 11th क्लास के बच्चों में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। 11th क्लास के बच्चे हैप्पीली, इसमें स्ट्रेंथ इस क्लास से ज्यादा है, हैप्पीली। और इस बैच में भी कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल 6 मतलब 6 समझते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 6-5 6-7 6-10। और मैं देखता हूँ 11th वाले बच्चे, अभी उनका कितना दिन हुआ और उनको हमने मॉर्निंग में क्लास लगाई है, सारी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस मॉर्निंग में करते हो। और कोई बच्चा 6 पास से 6 नहीं होने देता, 6 पास के पहले ही सारे ज्वाइन हो जाते हैं। और ये चीज तुम लोग भी करते थे, बट अब पता नहीं, अब बड़े हो रहे हो तो चीजें आदतें खराब होती जा रही है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि क्लास में इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, एंड दिस इज रियली वेरी सीरियस क्लासेस। मतलब इसकी सीरियसनेस के बारे में हम क्या बताएं। तो उसमें अगर बच्चा लेट आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो ये तो वेस्ट हो रहा है ना, इफिशियंसी एनर्जी सब कुछ का। मुझे भी लग रहा है बार बार ये 15 काउंट देख रहे हैं तो मेरे को भी लग रहा है कि ये क्यों फिर वो 5 बच्चे का क्या करें। तो इवनिंग में क्लासेस शिफ्ट कर देनी है पूरी की पूरी, ताकि सुबह का चोचला ही बंद हो जाए। पॉसिबिलिटी है, देखो मेरे पास अभी पॉसिबिलिटी है, तब भी हम इससे पूछ रहे हैं। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती तो हम ये बात करते ही नहीं, इवनिंग में शिफ्ट करें ना करें, तब तो फिर कोई बात ही नहीं होता। मैं देख रहा हूं आज 20 तारीख है, और 10 दिन है। मैंने ऑलरेडी 10 दिन का क्लास शेड्यूल कर दिया है, तो 10 दिन और हम देखते हैं। अगर इसी तरह से स्ट्रेंथ हमेशा 14 15 10 12 ज्वाइनिंग के टाइम रही तो डेफिनेटली सितंबर और उसके बाद से तुम लोग की क्लासेस इवनिंग में ही होगी, अब कुछ किया नहीं जा सकता। और अगर आपसे तुम लोग मॉर्निंग का टाइम एंजॉय करो, क्योंकि ये सब चीजें आपके बेटरमेंट के लिए की जाती हैं। लेकिन अगर आप ही इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, इतने मैच्योर होने के बावजूद, 1.5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते,
तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। फिर तो वो बच्चे ज्यादा अच्छे हैं जो अभी तुरंत 11th में आए हैं, कम से कम वो तो समझ पा रहे हैं कि ठीक है ये मेरे लिए हो रहा है, जल्दी जगने के लिए चीजें की जा रही हैं। और रात को तुम लोग जगते हो, ठीक है, कितना जगते हो मुझे नहीं पता, लेकिन 1:30-2 बजे तक तो हम खुद जगते हैं, हर दिन जगते हैं। तो जगने का तो बात कोई है ही नहीं कि सर हम इतने देर तक जग के पढ़ाई करते हैं इसलिए हम सुबह नहीं जग पाते। ये सब लॉजिक बेकार है। अगर इतना प्रॉब्लम है तो 12 बजे तक ही सो जाओ, 1 बजे तक सो जाओ, 2-3-4 बजे तक पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है 3-4 बजे सोओगे तो 6 बजे नींद तो नहीं खुलेगा। हाँ, 1 बजे तक सोओगे तब भी चांसेस है कि तुम्हारा 6 बजे नींद खुल जाए। 5:45 में नींद खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा वरा धो के बैठ जाओ। ये कैम ऑन करने का मेन पर्पस भी मेरा यही था। लोग सोते हुए ही क्लास ऑन कर ले रहे हैं बस इसलिए हम ज्वाइन हो जा रहे हैं, ऐसे क्या फायदा फिर ये सब। और अभी भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म हो गया, अभी बहुत सिलेबस बाकी है, अभी बहुत दिन की क्लासेस बाकी है। तो अगेन 10 दिन हमारा वेट एंड वॉच कंडीशन है, हम लोग देखेंगे। और अगर ऐसी तरह से स्ट्रेंथ रही क्लास की तो क्लास को इवनिंग में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू।